सो अब हम शुरू करेंगे क्लास 11th का यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेकिन इसे जनरली कोचिंग वाले कैसे पढ़ाते हैं, जो मतलब फार्मूलाज बेसिस पे पढ़ा देते हैं। लेकिन जो आपके CBSE HPSC के एग्ज़ाम है उसमें क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है। और अब तो आगे टीचिंग एग्ज़ाम्स वगैरह में भी, और जो नीट वगैरह का एग्ज़ाम है, IIT का एग्ज़ाम है, उसमें क्या होते हैं, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं NCERT से। कहीं भी कोई भी लाइन उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप क्या करें, लाइन बाय लाइन पढ़ें अच्छे से। सो अब हम शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या होंगे, क्या एटम इंडिविजिबल है, मतलब इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, या फिर इसके भी जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम सबसे पहले तो, कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर को पढ़ने के। मतलब ये यूनिट पढ़ने के बाद हमें क्या क्या पता चलेगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, जैसे मास कितना होता है, चार्ज क्या होता है इनका, और इन्हें किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, कैसे इनकी डिस्कवरी हुई। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स, जो थॉमसन मॉडल था, रदरफोर्ड था, बोर एटॉमिक मॉडल था, तो उसके बारे में। और फिर आएगा हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एटम का, जो आज भी हम फॉलो करते हैं और बहुत ही यूज़फुल है। नेक्स्ट प्लैंक क्वांटम थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचर कैसा होता है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का क्या फीचर्स हैं, और डी ब्रोगली रिलेशनशिप और हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिर आएगा हमारा क्वांटम नंबर्स, फिर आएगा अफबाउ रूल, पोली रूल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और लास्ट में हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, तो जो ये ब्लू पॉइंट्स हैं हम एक एक करके वीडियो बनाएंगे। जैसे कि पहली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, और क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे नेक्स्ट वाला पॉइंट। ठीक है, तो चंक्स में पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको याद भी होता चलेगा साथ साथ, और बस एक रिवीजन की ज़रूरत होगी और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, और कोई स्ट्रेटजी हो तो आप प्लीज़ शेयर करना, हम उसे भी फॉलो कर लेंगे। क्योंकि अपना क्या रहना चाहिए, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। रिजिड रखने से कुछ नहीं होगा, बस आपको समझ में कम आएगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, The rich diversity of chemical behavior of different elements can be traced to the difference in internal structure of atom of these elements। मतलब जो केमिकल बिहेवियर की रिच डाइवर्सिटी है ना, डिफरेंट एलिमेंट्स की, उसे हम कैसे जान सकते हैं, जब हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखेंगे, अलग अलग एलिमेंट्स के। ठीक है, The existence of atom has been proposed since the time of early Indian and Greek philosophers 400 BC। मतलब जो हमारे एटम का एग्जिस्टेंस है ना, वो आज से नहीं है, वो कब से है, 400 BC से है। ठीक है, जो इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स थे उनके टाइम से, who were of view that atoms are fundamental building blocks of matter। और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि जो हमारा एटम होता है ना, वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक था, किसका, मैटर का। जैसे सेल बिल्डिंग ब्लॉक था ना हमारी लिविंग बॉडी का, वैसे ही इन्होंने सोचा कि जो एटम है वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, किसका, मैटर का। अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब उनके अकॉर्डिंग क्या था, द कंटिन्यूड सब डिवीज़न ऑफ मैटर वुड अल्टीमेटली यील्ड एटम्स। मतलब जब एटम का डिवीज़न करेंगे हम तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, एटम मिलेगा। ठीक है, मैटर के सब डिवीज़न के बाद, और उसके बाद उसका कोई फर्दर डिवीज़न हो ही नहीं सकता। अब जो हम एटम बार बार वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पहले तो ये ग्रीक वर्ड है जो कहाँ से आया, एटोमियो से। इसका मतलब क्या हो सकता है, अनकटेबल, जिसको काटा ना जा सके, एंड नॉन डिवाइडेबल, जिसको फर्दर छोटे पार्ट्स में डिवाइड ना किया जा सके। ठीक है, These earlier ideas were mere speculations and there was no way to test them experimentally। मतलब पहले जो ये आइडियाज़ थे कि एटम इंडिविजिबल है, ये
क्या थे, सिर्फ इन्हीं को माना जाता है, क्योंकि हम टेस्ट नहीं कर पा रहे थे ना, एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पा रहे थे कि ये सच है या झूठ है, तो लोग उसी को मान लेते थे। ठीक है। These ideas remained dormant for a long time and were revived again by scientists in 19th century। मतलब बहुत ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए क्या हुआ, इन्हीं आइडियाज़ को माना गया कि जो एटम है वो इंडिविजिबल होता है और इसके सब पार्टिकल्स नहीं होते। ठीक है। लेकिन जब साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने पाया कि ये थ्योरी गलत थी। The atomic theory of matter was first proposed on a firm scientific basis by John Dalton, a British school teacher in 1808। अब 1808 के अंदर क्या हुआ, जो जॉन डेल्टन थे वो कौन थे, एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले थ्योरी दी थी, क्या, एटॉमिक थ्योरी मैटर की। ठीक है। इस थ्योरी को डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, अब डाल्टन ने दी है तो उसी के नाम से जनरली क्या होता है, जो साइंटिस्ट का नाम होता है ना, उसी पे थ्योरी रख दी जाती है। तो इस थ्योरी का नाम क्या हुआ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। रिगार्डेड द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। और डाल्टन ने क्या बोला कि जो एटम है ना वही अल्टीमेट पार्टिकल है मैटर का, मतलब जो अनडिविजिबल छोटा पार्टिकल है जिससे मैटर बनता है। ठीक है। Dalton's atomic theory was able to explain the law of conservation of mass, law of constant composition and law of multiple proportion were successful। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से क्या क्या एक्सप्लेन हो रहा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास का कंजर्वेशन कैसे होगा किसी रिएक्शन के अंदर, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, की कंपोजिशन कैसे कांस्टेंट रहेगी रिएक्शन के बाद भी या पहले भी, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि अगर हम मल्टीपल प्रोपोर्शन ले लेंगे किसी रिएक्टेंट के तो उसका लॉ कैसे डिफाइन होगा। ठीक है। However, it failed to explain the result of many experiments. For example, it was known that substance like glass or ebonite when rubbed with silk or fur get electrically charged। लेकिन अब हमें पता है कि हर चीज़ के एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे। ठीक है। अगर किसी चीज़ के अप्रूवल हैं तो फेलियर भी होंगे। लेकिन जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, जैसे कि जब हम ग्लास और इबोनाइट को सिल्क से या फिर फर से रब करेंगे तो इलेक्ट्रिकल चार्ज क्यों बन रहा है। इसका कॉमन एग्जांपल देखो, हम करते हैं ना, स्केल को हमारे क्या करते हैं, हेयर्स के अंदर रब करके और फिर पीस ऑफ पेपर को उठाने की कोशिश करते थे, है ना, चार्ज डेवलप होता था। तो डाल्टन ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों होता है ये चार्ज का फॉर्मेशन। ठीक है। अब आपके क्वेश्चन पता है क्या पूछे जाते हैं, नीट का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कौन से लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है। तो तीन तो ये थे ऑप्शन में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और चौथा इन्होंने ये दे दिया था, मतलब कुछ भी इनके सिवा। तो ऑप्शन क्या था, वो फोर्थ था जो इनमें से नहीं है। तो देख लो आप, लाइन टू लाइन नीट में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, हर बार आप पेपर देखोगे उठा के। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि ये बस सीबीएसई बोर्ड्स के लिए नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बहुत ज़रूरी है कि एक लाइन से क्वेश्चन उठते हैं आपके। In this unit, we start with the experiment observations made by scientists towards, और हाँ, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताती जा रही हूँ ना, उसको क्या कर लेना, पेंसिल से अंडरलाइन करते चलना आप। ठीक है। तो जो पहला पॉइंट क्या करोगे आप, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर किसने प्रपोज की थी, जॉन डाल्टन ने। इसका दूसरा नाम क्या था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है। ये चीज़ अंडरलाइन कर लोगे। दूसरा आप ये चीज़ अंडरलाइन करोगे इस पैराग्राफ से कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाई थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है। और ये फेल किसको किया था, अब फेल्ड के ऊपर नीचे अंडरलाइन करके और फिर सीधा इस पे अंडरलाइन करना कि ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, सब्सटेंस लाइक ग्लास और इबोनाइट व्हेन रब्ड विद सिल्क और फर गेट इलेक्ट्रिकल चार्ज, कि कैसे, मतलब ये तो आपको इजीली पता है ना, क्योंकि हमने कर रखा है कि स्केल से जब हम बालों में
स्केल को फिराते हैं और उसके बाद क्या करते थे, छोटे छोटे पीसीज ऑफ पेपर से उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो वो चार्ज हो जाता था, इस वजह से वो क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता था स्केल उन पीसीज ऑफ पेपर को, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन, ठीक। अब हम इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से बाय साइंटिस्ट टुवर्ड द एंड ऑफ 19th एंड बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। मतलब हम कैसे स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हमारे साइंटिस्ट ने किए थे, कब, 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी जब आ रही थी उसकी बिगनिंग के अंदर। दीज एस्टेब्लिश्ड दैट एटम्स आर मेड अप ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल्स। और जब बिगनिंग थी 20th सेंचुरी की, तब हमें ये पता चला था कि जो एटम है उसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता, ठीक है। अ कंसेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डाल्टन। अब डाल्टन ने तो बोला था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने तो बता दिया कि इसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे ना, वो एक्सपेरिमेंट कैसे किए थे, उन्होंने क्या सोचा होगा, कब ये एक्सपेरिमेंट किए होंगे, फिर उन्होंने कैसे कंक्लूजन निकाला कि इन पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, इसे ही प्रोटॉन बोलेंगे या इसे ही न्यूट्रॉन बोलेंगे। तो क्या क्या कंक्लूजन हुए, वो सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनकी डिस्कवरी कैसे हुई। As insight into the structure of atom was obtained from experiments on electrical discharge through gases। मतलब इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, जो एक ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब दिख रही है ना, इसके अंदर क्या भर लिया उन्होंने, गैसेस भर ली थी, ठीक है। और फिर क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की थी इन गैसेस के थ्रू। बिफोर वी डिस्कस दिस रिज़ल्ट, मतलब ये रिज़ल्ट देखने से पहले हम माइंड में ये रखेंगे कि जो लाइक चार्ज होता है वो रिपेल करता है एक दूसरे को, और अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये हमें पता है क्योंकि नॉर्थ पोल मैग्नेट का क्या करता है, रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब पहला था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। 1830 के अंदर क्या था, माइकल फेरेडे ने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास की थी किस में, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के अंदर। केमिकल रिएक्शंस ओकर्ड एट इलेक्ट्रोड्स, और इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या हुआ था, केमिकल रिएक्शन हुई थी, विच रिजल्टेड इन द लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर एट इलेक्ट्रोड। और ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या था, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर मैटर का डिपोजिशन होता है कैथोड साइड पे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, जो आयंस का इलेक्ट्रॉन लेके वो किस में, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ही फॉर्मुलेटेड सर्टेन लॉ विच यू विल स्टडी इन क्लास 12। मतलब उन्होंने कुछ लॉज दिए थे जिसे हम क्लास 12 के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। These results suggested the particular nature of electricity। और इन लॉज, इनके रिजल्ट ने क्या सजेस्ट किया था, इलेक्ट्रिसिटी का पार्टिकुलर नेचर। अब मिड 1850 के अंदर क्या हुआ था, बहुत सारे साइंटिस्ट, मेनली कौन, फेरेडे, उन्होंने किस चीज़ पे स्टडी की, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स। मतलब एक कैथोड की ट्यूब थी, जैसे हमारी ट्यूब्स नहीं आती है लंबी जिसे हम लगाते हैं, देखो जो फिगर ए के अंदर दिखा रखी हैं, जो ये ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर। तो इन्होंने क्या किया, इसके अंदर क्या किया था, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की स्टडी की थी। पार्शियली इवैक्यूएटेड, पार्शियली क्यों दिखा रखा है, क्योंकि इसके अंदर क्या था, एक ये जगह थी जहाँ से वैक्यूम पंप जोड़ा जा सकता था, ठीक है। अब उन्होंने क्या बताया, 2.1 फिगर के अंदर एक कैथोड रे की ट्यूब थी जो किससे बनी हुई थी, 2 थिन पीसेस ऑफ मेटल। मतलब 2 थिन पीस की किसके थे, मेटल के, जिसे हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोड, जो इसके अंदर क्या थे, सील कर रखे थे। द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेज कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली एट वेरी लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई वोल्टेज, ठीक है। और ये चीज़ें अंडरलाइन करने की है
कि जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज था गैसेस के थ्रू, जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे थे ना, मतलब एक ट्यूब ले ली, उस ट्यूब के अंदर क्या कर दिया, गैस, ठीक है, और दोनों साइड क्या फिट कर दिए, मेटल्स, जो क्या कर सके, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सके उस ट्यूब से, ठीक है। एक एंड को बोल दिया कैथोड, एक एंड को बोल दिया एनोड। अब ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, या फिर जनरली सेल हम बनाते हैं तो उसमें भी होता है ना, एक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो सेम इसी तरीके से इसने क्या किया, एक कैथोड मान लिया और एक एनोड मान लिया। अब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कब होगा, जब प्रेशर क्या रखा गया, लो प्रेशर, और वोल्टेज क्या रखी गई, हाई। मतलब उस गैस का प्रेशर क्या था, बहुत कम था, वो हाई प्रेशर पे नहीं भरी गई उस ट्यूब के अंदर। और दूसरा क्या था, वोल्टेज उसका हाई, मतलब ज़्यादा पावर की इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास की गई। द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेज कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन ऑफ ग्लास ट्यूब्स। मतलब जो प्रेशर था अलग अलग गैस का, वो कैसे ये एडजस्ट किया गया, इवैक्यूएशन ऑफ ग्लास ट्यूब्स, मतलब ग्लास ट्यूब्स की इवैक्यूएशन से। व्हेन sufficiently high voltage is applied across the electrode, current start flowing through a stream of particles moving in the tube from negative electrode to positive electrode। अब क्या किया, एक हाई वोल्टेज मतलब करंट को ऑन कर दिया गया और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की गई इलेक्ट्रोड्स के थ्रू। तो करंट कहाँ से फ्लो हुआ, जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनमें से फ्लो हो गया, और जो फ्लो हुआ वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से एनोड तक था, मतलब जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब इसमें ये याद रखने का है कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो क्या था, कैथोड। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या था, एनोड। अब कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रिसिटी का मूव हुआ, इसलिए इन रेज को क्या बोला गया, कैथोड रेज, ठीक है, या फिर कैथोड रे पार्टिकल्स। अब जो फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड वाज फर्दर चेक्ड बाय मेकिंग अ होल इन एनोड एंड कोटिंग द ट्यूब बिहाइंड एनोड विद फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड। अब ये चेक करने के लिए कि करंट कहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है, तो इन्होंने क्या सोचा कि जो एनोड है ना उसके पीछे क्या कर ले, एक होल बना दे, ठीक है, उस ट्यूब के अंदर, और उससे किस चीज़ से पेंट कर दिया, फोस्फोरेसेंट मटेरियल से। फोस्फोरेसेंट मटेरियल वो होता है जिसके ऊपर अगर इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोई भी लाइट पड़ेगी ना तो वो क्या हो जाएगा, चमकने लग जाएगा। तो वो मटेरियल कौन सा था, जिंक सल्फाइड, ZnS। व्हेन दीज रेज आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड, मतलब जब ये रेज दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, तो ये रेज थी ना जो कैथोड से एनोड की तरफ चल रही थी, तो जब ये पास हुई कैथोड से एनोड की तरफ, तो क्या हुआ, जिंक सल्फाइड को टच किया इन रेज ने, और फिर क्या हो गया, एक ब्राइट स्पॉट बन गया, कहाँ पे, उस कोटिंग के ऊपर। इसका मतलब ये था कि जो जिंक सल्फाइड लगा रखा था वहाँ पे रेज टच होते ही वो क्या हो गई, चमकने लग गई। तो इससे क्या पता चला कि जो हमारी रेज है वो कैथोड से एनोड ट्रेवल कर रही थी, और इन्हीं का नाम रखा गया कैथोड रेज या फिर कैथोड रे पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखो ये 2.1 ए के अंदर क्या दिखा रखा है, सिंपल कैथोड और एनोड दिखा रखा है, इसमें कोई कोटिंग नहीं है। अब ये हाई वोल्टेज कैथोड एनोड से कनेक्ट है, और 2 वैक्यूम पंप से इसलिए कनेक्ट हो रखा है ताकि प्रेशर को मेंटेन कर सके हम, किसकी, गैस की। अब 2.1 बी के अंदर और ए के अंदर क्या डिफरेंस है कि जो ए का है वहाँ पे सीधी फ्लो हो रहा था, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पहले सीधा एक्सपेरिमेंट किया कि कैथोड से एनोड क्या हो रही थी, गैस फ्लो। अब इसे प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, जो एनोड था उसके पीछे क्या कर दिया, एक होल बना दिया, और उसके ऊपर कोटिंग किसकी कर दी, जैसे पेंट करते हैं ना वैसे ZnS की पेंटिंग कर दी इन्होंने। और उस पेंट का क्या फ़ायदा था, जब भी ये रेज इसके ऊपर लगती थी ना तो ये चमकने लग जाता था। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो रेज थी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वो गैस के थ्रू होते होते किस पे लग रही थी, कैथोड से एनोड ट्रेवल कर रही थी, ठीक है। तो रिजल्ट्स क्या हुए एक्सपेरिमेंट के, द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड एनोड। पहला कंक्लूजन जो इस एक्सपेरिमेंट के बाद निकाला गया वो क्या था कि जो कैथोड रे थी वो कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, कैथोड से, और मूव कहाँ तक कर रही थी, एनोड से, ठीक है। दीज रे themselves आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटीरियल। मतलब अब जो ये रेज थी ये तो इनविजिबल थी, जैसे हवा है अब आपके आसपास होती है लेकिन आपको पता नहीं चलता कि हवा कहाँ से कहाँ कैसे फैल रही है। तो उसे देखने के लिए हम क्या करते हैं, या तो
कोई कपड़ा उड़ा दो ताकि पता चले वो किस डायरेक्शन में उड़ रहा है ना, या फिर डायरेक्शन का वो लगाते हैं। सेम इसी तरीके से हमने क्या किया, इस रेज़ की विजिबिलिटी के लिए क्या किया, हमने फ्लोरोसेंट या फोस्फोरोसेंट मटेरियल लगा दिया एनोड के पीछे, ताकि जब भी वो रेज़ उसे हिट करे तो क्या करने लग जाए, वो ग्लो करने लग जाए। Television picture tubes are cathode ray tubes and television picture result due to fluorescence on TV screen coated with certain fluorescent और phosphorescent material। अब देखो किसी चीज़ को आप पढ़ते हो उसका हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज़ है, इसीलिए हम पढ़ते हैं। अब जो हमारे घर के अंदर टीवी लगा होता है ना, उसके अंदर भी यही टेक्नोलॉजी काम करती है कि जो कैथोड रे ट्यूब है ना उसका यूज़ होता है। और जो पिक्चर हम टीवी के अंदर देखते हैं ना, वो किस वजह से देखते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इस ट्यूब के अंदर कैथोड से एनोड इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो होता है। और जो फ़्लो होगा तो क्या होगा, पीछे जो फोस्फोरेसेंट मटेरियल है उसके ऊपर जाके वो रेज़ टकराएंगी और फिर क्या होगा, हमें क्या दिखती हैं, पिक्चर्स दिखती हैं। ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। मतलब जब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया जाता ना इस ट्यूब के ऊपर, तो क्या करेंगी, ये रे कैसे होंगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी, जो फिगर 2.2 के अंदर दिखाया गया है नीचे। ठीक है, बाद में देखेंगे। In presence of electrical and magnetic field, the behavior of cathode ray are similar to that expected from negatively charged particles। मतलब जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो जो कैथोड रे का बिहेवियर था वो कैसा था, सिमिलर उसी तरीके से था जैसा कि कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल शो करता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और इससे क्या पता चला कि जो कैथोड रे हैं उसके अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और इन्हीं को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो जो कैथोड रे थी उसके अंदर क्या थे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, और इनका नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन। और ऐसे डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन्स की। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे डज नॉट डिपेंड अपॉन मटीरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। हाँ, ये चीज़ अंडरलाइन कर लेना कि जो कैथोड रे थी ना, जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रहे थे, ना तो वो इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे, कि जो कैथोड और एनोड बना है वो किस मेटल से बना रखा है हमने। ठीक है, और ना ये गैस पे डिपेंड कर रहा था कि कौन सी गैस ले रखी है ट्यूब के अंदर। Thus we can conclude that electron are basic constituent of all the atom। और इससे क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिक कंस्टिट्यूएंट होता है किसका, एटम्स का। मतलब एटम्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अब है चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज़ होती है एटम के अंदर। अब क्या हुआ, हमने सोचा कि उसका चार्ज कैसे निकाल ले और मास, किसी कोई भी पार्टिकल है उसका चार्ज और मास तो होता ही है। तो अब साइंटिस्ट ने सोचा इसका चार्ज टू मास रेशो क्या होगा वो निकाला जाए, ताकि इसका मास भी पता चल जाए और चार्ज भी। अब 1897 के अंदर क्या था, जो जे थॉमसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, रेशियो को मेज़र किया था, इलेक्ट्रिकल चार्ज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ऊपर तो इलेक्ट्रिकल चार्ज रख दिया कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास किया है, और नीचे क्या किया, कितना मास इलेक्ट्रॉन का डिपॉजिट हुआ है। By using cathode ray tube and applying electrical and magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of electrons। मतलब सेम वही ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट किया, बस फ़र्क क्या था, इन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा दिए। ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था ना कैथोड टू एनोड, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। वैन ओनली, और अब इन्होंने क्या किया, 3 कंडीशन हो सकती है, पहले तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, फिर मैग्नेटिक फील्ड लगाया सिर्फ, और तीसरी बार उसने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ लगा के देखे तो क्या फ़र्क पड़ रहा था। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या थी, जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो जो इलेक्ट्रॉन था वो डेविएट कर रहा था अपने पाथ से। पहले वो सीधा ट्रेवल कर रहा था ना, लेकिन अब वो क्या कर गया, डेविएट कर गया। और कहाँ पे हिट किया उसने, कैथोड रे ट्यूब पॉइंट ए के ऊपर, जो नीचे फिगर 2.2 है ना उसमें दिखा रखा है। अब सिमिलरली जब सिर्फ उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे टकराए, पॉइंट सी पे जाके।
बाय केयरफुली अब उन्होंने क्या किया, बैलेंस कर दिया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों फील्ड को लगा दिया एक साथ। इट इज़ पॉसिबल, तो ये क्या पॉसिबल हुआ कि ब्रिंग बैक द इलेक्ट्रॉन टू द पाथ विच इज़ फॉलोड इन द एब्सेंस ऑफ। और ये करने से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन सीधा चल रहा था ना स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो उससे क्या हुआ, जब उन्होंने बैलेंस इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो वो सेम उसी बी पॉइंट पे जाके टकराया। ठीक है, थॉमसन आर्ग्यूड दैट द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पाथ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन। मतलब थॉमसन ने ये बोला ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि जो जितना भी डेविएशन होगा ना किसी पार्टिकल का उसके पाथ से इन प्रेजेंस ऑफ, कब, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो वो किस किस बात पे डिपेंड करेगा। देखो पहले तो ये फिगर देख लो 2.2, इसके अंदर क्या था, ये ट्यूब है कैथोड एनोड के बीच में, यहाँ से क्या हो रहा था, इसका फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, कैथोड से एनोड की तरफ। अब इन्होंने क्या किया, इस ट्यूब को एक्सटेंड कर दिया पीछे तक, और जो ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है ना उससे पहले क्या कर दिया, एक बार तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ऊपर से, एक बार मैग्नेटिक फील्ड लगाया सिर्फ, और तीसरी बार क्या किया, सिर्फ दोनों चीज़ इकट्ठा लगा दी। तो जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा था तो कहाँ पे जाके टकराया इलेक्ट्रॉन, ए पॉइंट पे। जब इन्होंने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो सी के ऊपर जाके टकरा गया इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने क्या किया, बैलेंस लगा दिया, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, सीधा बी पॉइंट पे जाके टकरा गया। कि जितना जैसे बिना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जा रहा था ना बी के ऊपर, वैसे ही वो सेम ट्रेवल करने लग गया। अब हम देखेंगे कि थॉमसन ने क्या बोला था कि किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही थी ये। पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, कि कितना मैग्नीट्यूड है नेगेटिव चार्ज का किस पे, किसी पार्टिकल पे, मतलब वो जो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है कैथोड से एनोड उसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा ना किसी पार्टिकल के ऊपर उतना ही ज़्यादा वो इंटरेक्ट करेगा किससे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हो गया चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरा है मास ऑफ पार्टिकल। अब किसी भी पार्टिकल के ऊपर क्या होता है, उसका मास भी होता है कुछ, तो जितना हल्का पार्टिकल होगा ना उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। अब आपने देखा होगा जो छोटी सी रबर की बॉल आती है उसे जितनी तेज़ से हिट करोगे वो उतना ही ज़्यादा क्या करती है, उछलती है, सेम उसी तरीके से। अब जितना लाइट पार्टिकल था उतना ही ज़्यादा वो डेविएशन कर रहा था। अब तीसरा था स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो डिफ्लेक्शन था इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, चीनी के, तो जो डिफ्लेक्शन था इलेक्ट्रॉन का उसके ओरिजिनल पाथ से वो क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था। कब, जब हम वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे थे और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर रहे थे। By carrying out accurate measurement on the amount of deflection observed by the electron on electric field strength और magnetic field strength, मतलब जब हमने कैरी आउट किए मेजरमेंट्स ऑन द अमाउंट ऑफ, मतलब जब डिफ्लेक्शन के अमाउंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया ना तो क्या कंक्लूड हुआ, दैट द इलेक्ट्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ थॉमसन वॉज एबल टू डिटरमाइन, और इससे थॉमसन ने क्या डिटरमाइन कर दिया, E/me रेशो, जो उसका टारगेट था कि क्या करना था, चार्ज टू मास रेशो निकालना था, और इसने क्या निकाल दिया, चार्ज टू मास रेशो, और वो निकल के आया 1.7 × 10⁻11 कूलम पर kg। ठीक है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। अब जो me था वो क्या था, मास था इलेक्ट्रॉन का, किसमें, kg के अंदर। E था मैग्नीट्यूड किसका, चार्ज का, कि कितना चार्ज पास हो रहा था ऑन द इलेक्ट्रॉन इन कूलम, और इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम। सिंस जो इलेक्ट्रॉन था वो नेगेटिव चार्ज होता था तो जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पे वो किससे रिप्रेजेंट किया था, -E से। अब हमें क्या निकालना था, ऊपर तो रेशो आया है चार्ज टू मास रेशो, तो इसी से हमने क्या निकाला, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। ठीक है, अब R.A. मिलिकन जो दूसरे साइंटिस्ट थे उसने क्या किया, एक मेथड अपनाया। कौन सा मेथड था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ऑयल ड्रॉप
एक्सपेरिमेंट किया और उससे क्या डिटरमाइन किया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, और उससे उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है ना वो होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, और जो आज के टाइम में हम इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर मेज़र करते हैं वो कितना माना जाता है, -1.60276 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, अब जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो डिटरमाइन कैसे किया इन्होंने, अब देखो रिज़ल्ट उसने किसका यूज़ किया, थॉमसन का, क्योंकि थॉमसन ने क्या निकाल रखा था, E/me। अब इसने क्या निकालना था, me। तो me निकालने के लिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसने क्या किया, ऊपर इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसने पहले ही निकाल लिया था, कितना चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, मैग्नीट्यूड अभी नहीं रखा जाएगा कि नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, नीचे रखा गया E/me रेशो, जो जे थॉमसन ने निकाला था चार्ज बाय मास रेशो वो लिख दिया, तो E से E कट जाएगा तो क्या आ जाएगा me। अब मास इलेक्ट्रॉन का क्या आया 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्ज कितना होगा